तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बोगस्ट मास्टर्स क्लासेस पर। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी सजीव व निर्जीव में अंतर और आज हम चर्चा करने वाले हैं कोशिका पर। कोशिका की खोज किसने की, कैसे की, और कोशिका के इतिहास और कोशिका के विभिन्न घटक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम्स, ER, RER, लाइसोसोम्स वगैरह वगैरह, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कोशिका की इतिहास की, द ब्रीफ स्टोरी ऑफ सेल। तो पहला टॉपिक है हमारा कोशिका का इतिहास। कोशिका का इतिहास। इसका इतिहास जानने से पहले ये जान लेते हैं कोशिका होती क्या है। तो जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनका शरीर यानी मेरा भी शरीर और आपका भी शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे ये मकान है, मकान कैसे बना है? मकान कैसे बना है? ईंटों से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है? ईंटों से। ये सब क्या है? ईंट है। ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, एक दीवार खड़ी हुई, दीवार, 4 दीवार से एक कमरा बना, एक कमरे के ऊपर लेंटर पड़ा, फर्श बना, उसके बाद एक और फ्लोर बना, उसके बाद एक और फ्लोर बना, ऐसे ऐसे करके पूरा मकान बना। उसी तरह सेम हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकाओं से। उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, जब आगे हम पढ़ेंगे तब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये सब कोशिकाएं हैं। ये एक स्किन है। अगर मैं माइक्रोस्कोप, जो एडवांस माइक्रोस्कोप है, उससे मैं अपनी स्किन जूम करके देखूं तो मुझे अपनी स्किन ऐसी दिखेगी कुछ। नहीं तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास या लैब में माइक्रोस्कोप है तो किसी टिश्यू लीजिए। टिश्यू, वो टिश्यू नहीं, टिश्यू कोशिकाओं का समूह को टिश्यू बोलते हैं। क्या? कोशिकाओं के एक समूह को टिश्यू बोलते हैं। तो उस कोई टुकड़ा ऑर्गन लीजिए, उसको जूम करके दीजिए, तो जूम करके क्या देखोगे कि छोटी छोटी कोशिकाओं से वो मिलकर उसकी क्या बनी है? स्किन बनी है। तो वही क्या है? कोशिकाएं हैं। वही क्या है? कोशिकाएं हैं। आगे कोशिकाओं को क्या क्या होता है, क्या काम होता है कोशिकाओं का? तो कोशिका बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि यही कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या? कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका हमारे शरीर का निर्माण करती है, रचना करती है, और क्रियात्मक ये हमारी सभी क्रियाओं पर, जो भी दैनिक क्रियाएं हैं उन सब पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। हम हाथ पे चला रहे हैं, जा रहे हैं, टहल रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, ये भी क्या किसके द्वारा कर रहा हूँ? कोशिकाओं के द्वारा कर रहा हूँ। क्यों? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बन रहा है? ऊर्जा बन रही है। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे बनती है। तो फिलहाल जो कुछ भी काम हो रहा है वो किससे हो रहा है? कोशिकाओं से हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं कोशिका को मुझे परिभाषित करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो आगे हम बात करते हैं कोशिका के इतिहास की। कोशिका का इतिहास को जानने के लिए हमें जो जंतु विज्ञान के जनक हैं, जो जीरोलॉजी के जनक हैं, कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु। ये किस दशक के हैं? ये है 82 से 22। किसमें? BC। अब BC, ये BC क्या है? बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट, एक AD होता है, D होता है, ऐसे ये BC, बिफोर क्रिस्ट, यानी बिफोर क्रिस्ट। जो क्रिश्चियन धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, मोहम्मडन, सिख, ईसाई, तो जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, उसके जो गॉड माने जाते हैं यीशु बाबा, यीशु मसीह, उनके जन्म से पहले, आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी पुरानी बात है। जो जीसस थे, जो क्रिश्चियन धर्म है, जिसमें जीसस उनको गॉड मानते हैं, उनके जन्म से पहले, बिफोर क्रिस्ट, कौन थे? अरस्तु। उन्होंने ये धारणा व्यक्त करी, किन्होंने? अरस्तु ने, कि हमारा शरीर व सभी जीव जंतुओं का शरीर एक इकाई संरचनाओं से मिलकर बना है।
किससे बना है? इकाई संरचनाओं से मिलकर बना है हमारा शरीर। मगर वो अच्छी तरह से डिस्कस नहीं कर पाए थे कि कौन वो इकाई संरचना क्या है। मगर आज हमको पता है कौन है? कोशिका। मगर पहले ये नहीं पता था। उन्होंने एक अवधारणा व्यक्त की थी कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसके बाद हजारों वर्ष बीतते गए, फिर वैज्ञानिक आए हमारे रॉबर्ट हुक। इन्होंने ये आए थे 65 में। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक आए थे। रॉबर्ट हुक ने एक अपना स्वयं एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, माइक्रोस्कोप, एक खुद का अपने हस्त से यानी अपने हाथों से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया जो किसी भी वस्तु को अधिक से अधिक 42 गुना जूम करके देखता था, यानी 42 गुना बड़ा करके देख सकता था। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था वो अधिक से अधिक कितना गुना जूम कर सकता था, वो था 42 गुना। इसको याद रखना। जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था, जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था, वो अधिक से अधिक कितना जूम करके देख सकता था? 42 गुना जूम करके देख सकता था। तो उन्होंने क्या किया? जो स्वयं अपने हाथों से जो माइक्रोस्कोप बनाया उससे एक कॉर्क ली, कॉर्क जैसे बोतल का ढक्कन टाइप, उस कॉर्क की काट को उठाया और अपने माइक्रोस्कोप में लगाया। तो उन्होंने देखा, क्या देखा? कि उसमें उन्होंने कुछ संरचनाएं देखी। वो संरचना कैसी थी? जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी का छत्ता में कैसी रचना होती है? उसमें कुछ ये ऐसी कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं। तो ऐसी संरचना उन्होंने किस में देखी? उस कॉर्क के ढक्कन में देखी। ऐसी संरचना उन्होंने कहाँ देखी? कॉर्क के ढक्कन में। उन्होंने उसी संरचना को क्या बोला? सेलुला। क्या बोला? सेलुला, CELLULA। उन्होंने उन्हीं संरचनाओं को क्या बोल दिया? सेलुला बोल दिया। बाद में यही सेलुला किसमें बदल गया? सेल। इस सेलुला का नाम बदल के क्या रख दिया गया? सेल। नाम बदल के क्या रख दिया? इसका सेल रख दिया। किसमें? 1665 में। मगर जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की वो मृत थी, यानी मरी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो कॉर्क से ढूंढी गई थी। नाम तो रख दिया कोशिका, और जो नाम आया सेलुला, उससे कोई सेल आई, मगर वो कोशिका कैसी थी? मृत थी। जो जीवित कोशिका का आविष्कार किसने किया? वो है हमारे ल्यूवेन हॉक। इनका पूरा नाम है एंटोनी ल्यूवेन हॉक। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सिर्फ ल्यूवेन हॉक लिख दिया। ये आए थे 1674 में। अब इन्होंने क्या किया कि इनका जो माइक्रोस्कोप था, जो सूक्ष्मदर्शी था, उसी सूक्ष्मदर्शी में कुछ सुधार किए, कुछ संशोधन किए। क्या संशोधन किए? कि जो रॉबर्ट हुक का जो सूक्ष्मदर्शी था वो क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 42 गुना ही देख सकता था, 42 गुना उसको जूम करके देख सकता था। मगर जो हमारे ल्यूवेन हॉक, हमारे नहीं विदेशी थे, जो ल्यूवेन हॉक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस सूक्ष्मदर्शी में अनेक सुधार किए। उसकी जो आवर्धन क्षमता थी उसको बढ़ाया और उसको और काबिल बनाया। तो उस सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने और जीवधारियों की संरचना की अच्छे से अध्ययन किया, तो पाया कि हमारे जितने भी जीव जंतु हैं और हमारा शरीर किससे बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी जीवित कोशिकाओं की खोज को श्रेय जाता है ल्यूवेन हॉक को, और कोशिकाओं की, मृत कोशिकाओं का पूछेगा तो वो रॉबर्ट हुक। और क्वेश्चन बन जाता है कि जीवित कोशिकाओं की खोजकर्ता कौन है? तो एंटोनी ल्यूवेन हॉक। और पूछेगा मृत कोशिकाओं की खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी।
जीवित कोशिका। किन्होंने? ल्यूवेन हॉक ने। और मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो इस बात को ध्यान रखना, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की और मृत कोशिकाओं की खोज किसने की। अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। और आपको इसका चित्र देखना है तो आपकी स्क्रीन पर अभी चित्र आ चुका है। अगर आप आराम से देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो ए है, चित्र ए है, वो रॉबर्ट हुक द्वारा बनाया गया चित्र है, जो माइक्रोस्कोप है। और बी और सी है, वो ल्यूवेन हॉक द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बात हो गई कोशिका के इतिहास की और खोज की। इतिहास क्या था और खोज किस किसने करी थी। इसके बाद करीब 100-150 वर्ष बाद वैज्ञानिक आए डुजार्डिन। कौन आए? डुजार्डिन, नाम था उनका डुजार्डिन। डुजार्डिन। अब ये वैज्ञानिक क्या किया इन्होंने कि ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये देखा कि कोशिका जीवित कोशिका की खोज हो गई। तो उन्होंने देखा कि कोशिका अंदर से खाली नहीं है। क्या? कोशिका अंदर से खाली नहीं है, उसमें कोई जीवित द्रव्य भरा हुआ है। द्रव्य यानी पदार्थ। उन्होंने देखा कि जो कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। तो उन्होंने उसी पर रिसर्च करी। तो उन्होंने पाया कि जो कोशिका है, जीवित कोशिका है, उसमें क्या है? एक तरल पदार्थ है जो कि क्या है? हिल रहा है। अर्ध तरल बोल सकते हैं, आगे हम जीव द्रव्य पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। तो मैं बात कर रहा था डुजार्डिन की। तो उन्होंने देखा कि अंदर से वो क्या है? ठोस है, वो किसी पदार्थ से भरी हुई है। उन्होंने उसको क्या बोला? सारकोड। उन्होंने उस पदार्थ को क्या बोला? सारकोड। उन्होंने उस पदार्थ को क्या बोला? सारकोड। इसके बाद करीबन 7-8 वर्ष बाद वैज्ञानिक आए हमारे परकिंजे वैज्ञानिक आए। उन्होंने इस सारकोड को और ज्यादा रिसर्च करी। तो उन्होंने इस सारकोड को क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। हिंदी में जीव द्रव्य, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। किसने दिया? परकिंजे ने। खोज तो किसने की? डुजार्डिन ने। मगर उन्होंने उसको क्या नाम दिया? सारकोड। फिर परकिंजे आए, परकिंजे ने उन्होंने क्या नाम दिया? जीव द्रव्य। और उन्होंने ये बताया कि जीव द्रव्य क्या है? एक जीवित पदार्थ है जो कि इसमें कोशिका में रहता है। तो उन्होंने ये किया कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा? जीव द्रव्य को कहा। इस बात को ध्यान रखना, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी आती है। क्या कि निम्नलिखित में से जीवन का बौद्धिक आधार किसे माना जाता है? तो वो है जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? वो है जीव द्रव्य। पूछ ले कि शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? वो है कोशिका। और जीवन का भौतिक आधार पूछे तो क्या है? जीव द्रव्य। अब नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए वो आए रॉबर्ट ब्राउन। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस जीव द्रव्य पर ही रिसर्च करी। और उन्होंने जीव द्रव्य में क्या ढूंढ निकाला? केंद्रक। क्या ढूंढ निकाला? केंद्रक। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस।
इंग्लिश में न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक। उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट ब्राउन ने जीव द्रव्य पर रिसर्च करी, करीबन 2-3 साल रिसर्च करी और उन्होंने जीव द्रव्य में क्या निकाला, केंद्रक। केंद्रक के अंदर और ज्यादा क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह होते हैं, ये आधे कोशिकांग हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। अब डोजार्डिन हो गया, डोजार्डिन ने उसको सारकोड नाम दिया जीव द्रव्य को, पुरकिंजे ने उसको जीव द्रव्य बोला, रॉबर्ट ब्राउन ने जीव द्रव्य की ओर रिसर्च करी, रिसर्च के बाद उसमें क्या निकाला, केंद्रक। आगे बात करेंगे हम कोशिका सिद्धांत की, कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और क्या था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत। तो ये 2 वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्लीडन व स्वान। ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने बोला कि जो हमारा शरीर है किससे बना है, कोशिकाओं से। तो कोशिका सिद्धांत दिया है स्लीडन स्वान ने, कोशिका हमारा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कोशिका के सिद्धांत की। मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से मिलकर। तो स्लीडन और स्वान ने वही बोला कि हमारा शरीर जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका क्या है, कि कोशिका हमारे शरीर की एक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां हैं। यही क्या था, कोशिका का सिद्धांत था। यही क्या था, कोशिका का सिद्धांत था। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था, स्लीडन एंड स्वान ने। यही 2 वैज्ञानिक इंपोर्टेंट हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं कोशिका के प्रकार की। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। आगे हम बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। तो कोशिका के प्रकार की होती है 2 प्रकार की, पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डायग्राम है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊंगा कि ये कैसे दोनों आपस में भिन्न भिन्न होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। तो बात करूंगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। आप देख रहे होंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत सारे कोशिकांग हैं, जैसे केंद्रक है, रिक्तिका है, और ये ER, RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ये सब इसमें विकसित कोशिकांग हैं, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एकमात्र DNA का एक अणुसूत्र है, DNA। एक ही प्रकार का इसमें सूत्र पाया था और ये आप देख रहे होंगे कि इसमें तो एक केंद्रक है और इसमें कोई केंद्रक नहीं है। इसमें कोई केंद्रक नहीं है और इसका जो केंद्रीय पदार्थ है यानी DNA, वो किसके साथ मिला हुआ है, पूरे जीव द्रव्य के साथ। और इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि जो DNA होता है वो केंद्रक के अंदर होता है और इसमें पूरा केंद्रक मिला हुआ किसमें, जो भारी जीव द्रव्य है उसमें पूरा मिक्स है। और इसमें सिर्फ केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, DNA होता है, DNA का अणु होता है। और यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे ये 70S, 50S और 80S, ये एक प्रकार के छोटे छोटे बॉन्ड्स होते हैं। ये आपको मैं आगे समझाऊंगा कि क्या होते हैं। मैं आपको फिलहाल ये बता रहा हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोई भी विकसित कोशिकांग नहीं होता, जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें जो मटेरियल है वो सब DNA के साथ मिला हुआ है, मगर इसमें एक सबसे विकसित कोशिकांग है, ये रिक्तिका है और ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, DNA होता है। ये बाहर की कोशिका भित्ति है और इसमें ये बाहर की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये हरित लवक की, मतलब ये पादप कोशिका है। जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर होता है।
पादप कोशिका में जो रिक्तकाएं होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। फिलहाल मैं आपको सिर्फ डायग्राम के द्वारा बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कैसे दिखती है। अगर आपको डायग्राम सहित इसके नाम जानने हैं तो आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से अपनी कॉपी पर डायग्राम बना सकते हो। तो मैंने बताया आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डायग्राम कैसा कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे ज्यादातर एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा और ये पीपीएलओ, ये सभी जितने बैक्टीरियाज हैं उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और नीले शैवालों में भी कौन सी पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, उसमें कौन सी प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो सभी कायिक कोशिकाओं पाई जाती हैं। अब कायिक कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं? कायिक कोशिकाएं। ये सब किससे बनी है? न्यूक्लियोटाइड यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। कौन सी हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इनमें क्या जीव तो अलग होता है और जो केंद्र का अंदर का मटेरियल है डीएनए वो अलग होता है, हर चीज इसमें अलग अलग होती है। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर समझेंगे गहराई से, एक टॉपिक टू टॉपिक। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। पहली बात कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा छोटी होती हैं। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा छोटी होती हैं, लगभग 1 से 5 म्यू मीटर। ये म्यू है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, 1 से 5 मीटर। और ये होती हैं 20 से 25 म्यू मीटर। ये अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और ये अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। जो सबसे छोटी, अब पूछ लिया कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? वो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। ये आप ध्यान रखना। तो पहला टॉपिक हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राय छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक प्राय कोशिका थोड़ी बड़ी होती हैं। और आगे देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए होता है वो डीएनए किसके साथ मिला होता है? बाहर के जीव द्रव्य के साथ। यानी उसमें जो केंद्रीय पदार्थ होता है, मैं नीचे से बताऊं, जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो किसके साथ मिला होता है? बाहरी द्रव्य के बाद मिला होता है, तो वो बनता है न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड। यानी जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो भारी द्रव के पास मिला होता है, तो वो क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। और इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो केंद्र के अंदर होता है और जीव द्रव्य अलग होता है। इसमें जो डीएनए होता है वो केंद्र के अंदर होता है, डीएनए केंद्र के अंदर, और जीव द्रव्य बाहर होता है, दोनों अलग होते हैं। इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन, उसका अभाव होता है। कौन सी? हिस्टोन। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका अभाव होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन होती है। और भी इसके टॉपिक देते हैं। आगे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें राइबोसोम्स कैसे होते हैं? 70S, यानी राइबोसोम्स
राइबोसोम्स, वो 70S, ये मैं आपको जब टॉपिक आएगा राइबोसोम्स तब बताऊंगा 70S क्या होता है 80S, और इसमें राइबोसोम्स होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं, राइबोसोम्स वो 80S प्रकार के होते हैं, इसमें 70S प्रकार के होते हैं, इसमें 80S प्रकार के होते हैं। और इसमें जो केंद्र होता है, इसमें तो होता है केंद्र, मगर इसमें नहीं होता, तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक उपस्थित, और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, और इनमें कोई भी कोशिकांग नहीं होते। इसमें जैसे आपको मैं रिक्त का बताया था, और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, इसमें तो कोशिकांग होते हैं और इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं होते। इसमें लिखूंगा कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, और इसमें कोशिकांग नहीं होते। कोशिकांग नहीं होते। और एक अहम बात कि इसमें रिक्तका नहीं होती, इसमें रिक्तका होती है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में रिक्तका नहीं होती, तो वो कौन सी कोशिकाओं में होती? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तका नहीं होती, और इसमें रिक्तका होती है। वो अलग बात है, पादप कोशिकाओं में रिक्तका बड़ी होती है और जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। वो हम जब अंतर आएगा दोनों में तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन दोनों में अंतर करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या अंतर होता है। अब आ गया केंद्रक पदार्थ हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, राइबोसोम्स हो गए, केंद्रक अनुपस्थित और अनुपस्थित हो गया। कोशिका जो कोशिकांग होते हैं वो इसमें नहीं होते और इसमें होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये होता है कि इसमें कोई लैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक जनन। होता और इसमें लैंगिक जनन होता है। इसमें लैंगिक जनन होता नहीं, ये सिर्फ एक क्या है अनुवांशिक, ये अनुवांशिकता के द्वारा ही अपने आप को, जैसे मुकुरल हो गया, ये ऐसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, मगर इसमें लैंगिक जनन होता है, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता और इनमें लैंगिक जनन होता है। जैसे आपका इसमें लैंगिक जनन के साथ अर्धसूत्रीय जनन भी होता है, जो जीवन चक्र में होता है तब इसमें अर्धसूत्रीय जनन होता है। तो इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, इसमें लैंगिक जनन होता है। और जो पैरेटो कोशिकाओं में मैंने पहले बताया था किस किस में होती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस किस में होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, और आपका बैक्टीरियोफेज हो गया, वायरस हो गया, इन सभी, और नीरे हेले शैवाल, ब्लूबिन, एल्गी, इन सभी में क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, और जितने भी कायिक कोशिका होती हैं, यानी उसमें जो कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका होती है। जैसे हमारा खुद का शरीर ये कैसी कोशिकाओं से बना होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो इसके अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एक एक कोशिकांग के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा पहला कोशिकांग है वो है हमारा वो है अंतःप्रदवी जालिका। क्या है उसका नाम? अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्म, ELASM, रेटिकुलम, RETICULUM, यानी इसको शॉर्ट में बोलूं तो ER, शॉर्ट में ER।
इसमें मैं ER को बोलूंगा, इसको मैं ER बोलूंगा। अब अंतःप्रदवी जालिका, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो अंतःप्रदवी जालिका होती है वो कोशिका के संपूर्ण कोशिका द्रव में एक कंकाल के रूप में फैली हुई होती है। ये एक महत्वपूर्ण कोशिका अंग है। किसका? कोशिका का। क्यों? क्योंकि ये पूरे जीव द्रव में एक कंकाल की तरफ फैली हुई होती है। और इसका जो इसकी खोज किसने की थी? उस खोजकर्ता का श्रेय जाता है पोर्टर को। पोर्टर व एक और नाम था, पोर्टर व क्लार्डे को। क्लार्डे, ये दो वैज्ञानिक थे जिनका श्रेय जाता है, इन्होंने इसकी खोज की थी, पोर्टर व क्लार्डे ने। और भी वैज्ञानिक रहे हैं जिनने इसके ऊपर रिसर्च करी है। बहुत से वैज्ञानिकों अलग अलग मत हैं। किसी ने ये बोला कि जो अंतःप्रदवी जालिका होती है उसका संपर्क सभी कोशिकाओं से होता है, सभी कोशिकांगों से होता है। जैसे अंदर इसके कोशिका के अंदर लाइसोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और गोल्जी बॉडी हो गई। गोल्जी का है, अभी हम आगे पढ़ेंगे गोल्जी का कैसे होती है। तो इनका संपर्क किससे होता है? ER से होता है। और भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने मत दिए, अपनी अपनी बात रखी। और वैज्ञानिकों ने बोला कि इसका संपर्क आसपास की पड़ोसी कोशिकाओं से भी होता है। तो ये बहुत सारे मत हैं जो वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो मैं दोबारा चलता हूँ अंतःप्रदवी यानी ER पर। अब ER यानी अंतःप्रदवी जालिका है, ये दो प्रकार की होती है, एक RER और एक SER। अब ये क्या होती हैं कि RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ यानी खुरदरी। एक होती है रफ RER खुरदरी एंड अंतःप्रदवी जालिका, और होती है स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो ER होती है इसके ऊपर राइजोसोम्स चिपके हुए होते हैं, राइजोसोम्स के कण चिपके हुए होते हैं। तो जो RER होती है उस पर तो चिपके होते हैं क्योंकि वो खुरदरी होती है, मगर जो SER होती है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर वो कण चिपके नहीं होते क्योंकि वो चिकनी होती है। अब वो करते क्या है, वो राइबोसोम्स वो क्या करते हैं, उसका ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं। तो उसके लिए ये सहायक होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अंतःप्रदवी जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है, पहला RER, दूसरा SER। अब इसकी संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो ये संरचना के आधार पर तीन तरीके की होती है। पहला होता है पुटिकाएं। कौन सा? पुटिकाएं। पुटिकाएं कैसी होती है? ये एक थैलियां होती हैं, एक थैलियां, ये ऐसी थैलियां होती हैं जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं, ये इस प्रकार से लिख देता हूं, थैलियां। ये प्रकार की थैलियां होती हैं। दूसरी ये सिस्टर्नी कैसी होती है? ये भी एक थैलियां होती हैं, मगर ये बेलनाकार होती हैं, एक दूसरे के समांतर, कुछ इस तरीके से होती। तो ये भी थैलियां प्रकार की, मगर ये क्या आती है? लंबवत होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं ऐसे। मैं लगा देता हूं, बेलनाकार। अब तीसरी आई वो है नलिकाएं। अब ये जो पुटिका और सिस्टर्नी को आपस में जो जोड़ती हैं और पूरी कोशिका द्रव में जो जाल का निर्माण करती हैं वो नलिकाएं ही करती हैं। इन दोनों क्या करती हैं? जोड़ती हैं। ये एक जाल की फॉर्म में होती है। मैं जाल, ये बहुत पतली नलिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? इन दोनों को आपस को एक दूसरे में जोड़ती हैं। इसमें इनके भी राइबोसोम छिपा देता हूं। ये नलिका होती है वो पुटिका और सिस्टर्नी को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। ये संरचनाएं हो गई। अब इसके आगे हम बात करते हैं इनके कार्य की, कि ER का कार्य क्या होता है। तो इनके कार्य के बारे में बात करें तो बहुत से वैज्ञानिकों ने
ये मत दिया कि जो कोशिका द्रव्य में अंतर्वेदिक जालिका होती है ये पदार्थों का स्थानांतरण करती है, यानी जो कोशिका के अंदर पदार्थ होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले आने का कार्य कौन करती है? ER। क्यों? क्योंकि इनका संपर्क आसपास की कोशिकाओं से होता है और अन्य कोशिकाओं से भी होता है। जैसे अगर आसपास के कोशिकाएं बोले तो गोल्जी का है, और राइजोसोम्स तो होता ही है, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, हरित लाभक हो गई, और भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उनसे इसका क्या होता है? संपर्क होता है। तो पहला जो काम है वो उसका ये है कि ये कुछ पदार्थों का स्थानांतरण करती है। दूसरा कि ये पूरे जीव द्रव्य में फैली हुई होती है, यानी ये एक कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करती है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि जो कोशिका के अंदर जो कंकाल का निर्माण करती है वो क्या है, कौन सा कोशिकांग है, तो वो है क्या? ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो बात करें हम इसके कार्य की, तो इसके ऊपर क्या चिपके हुए होते हैं? राइबोसोम्स चिपके होते हैं। और राइबोसोम्स क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं। तो उसके सहयोग से कौन? ये ER उस राइबोसोम्स के सहयोग से ये क्या करती है? एंजाइम्स का एंजाइम क्या करती है? संशोधन करती है। ये कौन? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होते इसके कार्य। इसके कार्य और इसके जो फोटो है डायग्राम, अगर आप इसके कार्य और इसकी पूरी डिटेल अगर आप पैराग्राफ वाइज चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर भी ये दोनों चीज़ 1/2 आ चुके हैं। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। पहला जो है वो ER का डायग्राम है, और दूसरा जो पेज आएगा वो इसके कार्य, इसके प्रकार और इसकी जो थ्योरी है वो आपके सामने आ चुकी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट कोशिकांग की हम आगे बात करते हैं, और अगला नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नतीजे से। क्यों? क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? विद्युत ग्रह, ऊर्जा का केंद्र बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो दोहरी परत की इकाई कला होती है, यानी दोहरी कला होती है। 2 लेयर, डबल लेयर होती है, और जो एक लेयर होती है वो 60 एंगस्ट्रॉम से अधिक नहीं होती। कितनी? 60 एंगस्ट्रॉम से अधिक नहीं होती। जो दोनों कला होती हैं इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, जो बाहरी दोनों कला होती हैं, उन दोनों के कलाओं के बीच में अवकाश होता है। वो कितना होता है? वो 60 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 60 से 80 एंगस्ट्रॉम अवकाश होता है। उसको ब्राह अवकाश बोलते हैं। वो कहाँ होता है? इन दो कलाओं के बीच में। और जो एक कला होती है उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 60 एंगस्ट्रॉम से अधिक नहीं होती, नीचे होती है, 50-40 ऐसे होती है। और जो इन दोनों 2 कला होती हैं, 2 कलाओं के बीच का जो अवकाश होता है उसको ब्राह कक्ष बोलते हैं। ब्राह कक्ष का जो वो लंबाई होती है वो होती है 60 से 80 एंगस्ट्रॉम। अब जो बाहरी कला होती है वो चिकनी होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये बाहरी जो कला है वो चिकनी है, और जो अंदर ही कला है उस पर अनेक उभार हैं। ये उभार हैं, ये क्या है? उभार हैं। इनको क्या बोलते हैं? इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये क्रिस्टी उभार हैं। इन जो उभार हैं ये हैं, ये सब क्या है? क्रिस्टी। इनको क्रिस्टी बोलते हैं, ध्यान रखना। और जो अंदर आपको ये कण दिख रहे हैं, ये इसको F1 कण बोलते हैं। क्या? F1 कण। इनको बोलते हैं F1 कण। ये श्वसन में सहायक होते हैं बहुत ज्यादा। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और किसके रूप में बनती है? ATP के रूप में बनती है। किसके रूप में बनती है? ATP के रूप में बनती है। ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी मैं बताऊंगा कार्य में। अभी सिर्फ मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ। और उसके जो अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स।
उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जो इसके अंदर मटेरियल भरा होता है, इसको F1 कार्ड बोलते हैं। और जो क्रिस्टी होती है यानी उभार, इसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, वो देखेंगे कैसे होता है। अब इसी के अंदर किसका निर्माण होता है, एटीपी का यानी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये अणु होते हैं, ये सिक्के होते हैं, ऊर्जा के सिक्के होते हैं, जो हम रोजमर्रा की दैनिक जीवन में खर्च करते रहते हैं। वो इनका निर्माण कहाँ होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, विद्युत ग्रह, कोशिका का विद्युत ग्रह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कोशिका का विद्युत ग्रह कैसे बोलते हैं, तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और बोले कोशिका रसोई घर किसे बोलते हैं, आपने विद्युत ग्रह तो पढ़ा है, और कोशिका का रसोई घर किसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हरित लवक को। वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया में बात कर रहे हैं कि मैंने आपको इसकी संरचना के बारे में बताई कि इसकी जो दो कलाओं से बनी होती है, इकाई कला होती है, दोनों कला होती है। एक कला की जो मोटाई होती है वो 60 एंगस्ट्रॉम से अधिक नहीं होती, और जो दोनों कलाओं के जो बीच को अंतर होता है वो 60 से 80 होता है। और जो उभार होते हैं, जो बाहरी परत होती है, इकाई होती है, वो चिकनी होती है, और जो अंदर की जो इकाई होती है वो उसका अनेक उभार होते हैं। उन उभारों को क्रिस्टी बोलते हैं, और उसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो कण दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, F1 कण। ये श्वसन में सहायक होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कैसे सहायक होते हैं। इसकी फॉर्म में ऊर्जा होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी ये सिक्के होते हैं, इनको सिक्के बोलते हैं ज्यादातर। इनका फुल फॉर्म होता है एटीपी, और एक और होते हैं एडीपी। ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एडीपी होते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये हम डिस्कस करेंगे आगे जब क्रेब्स चक्र आएगा। क्रेब्स चक्र आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के उसके नजर से, पेपर के नजर से। क्रेब्स चक्र अक्सर पूछ लिया जाता है, वो क्रेब्स चक्र इसमें होता है।